Hi guys, how are you? I am Bhagwat sir. Let's start our lesson. जो बचा हुआ भाग था इसका वो था प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हमने समझ लिया था, प्रेडिकेट को समझना बाकी था। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है जो पढ़ाया हूँ उसका भी ब्यौरा मैंने दे दिया हूँ, और यहाँ जो है आपको मैं विधेय यानी प्रेडिकेट के विषय में बता रहा हूँ। तो जैसे सब्जेक्ट का मुख्य अंग होता है मेन वर्ब या हेड वर्ब, उसी तरह से प्रेडिकेट का मुख्य अंग वर्ब होता है। यहाँ वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये इसके तीन हिस्से होते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब, खाना पीना, जाना, सोना, उठना, बैठना, रहना, जिसमें एक्शन दिखाई दे उसे कहते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस से डिनोट करता है, टेंस को बताता है। जैसे राम इज अ लॉयर, राम एक वकील है, तो प्रेजेंट में है, अभी है। राम वॉज अ लॉयर, राम एक वकील था जो अब नहीं है। राम विल बी अ लॉयर, राम एक वकील होगा, कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बताते हैं। इसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब बेटा देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग जो है जब बेसिक से होंगे तो इसको नहीं ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये जो है आपको बताया जाएगा, बट आपने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड का नाम सुना होगा, ये वही है। इसके अतिरिक्त वर्ब की कैटेगरी में ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट का मतलब जो एक्शन किया गया उसका जो है किसी के ऊपर सीधे प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, तो मैं खाता तो हूं मैं आम, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? आम पे पड़ता है, जो कि धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसका ऑब्जेक्ट न हो वो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आप देखिए, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिस एक्शन का प्रभाव सीधे जो है कि उस वस्तु पे पड़ता है, तो वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे मैंने पेन फेंका, तो मैंने पेन फेंका तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? पेन पर पड़ा, क्योंकि पेन यहाँ से दूर जाकर गिरा, उसके ऊपर गति हुई, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रभाव पड़ता है उसका, बट थोड़ा लेट पड़ता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कि प्रेपोजिशन का आना अनिवार्य होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट आता है उसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आए। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। ये जो देख रहे हैं आप प्रेडिकेट के पार्ट को, प्रेडिकेट में मुख्य जो है अंग जो है वर्ब है। वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इस तरह की कंडीशन बनती है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ना आकर कॉम्प्लीमेंट आए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट। टू कंप्लीट यानी पूरक, किसी चीज को पूरा करना। बट ये जो है कॉम्प्लीमेंट ना, ये सब्जेक्ट की या तो प्रेडिकेट की पार्ट की वो जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, कुछ वाक्यों के जरिए सीखने का प्रयास करते हैं। ये प्रेडिकेट के हिस्से हैं। प्रेडिकेट में देखिए सब्जेक्ट को छोड़कर के वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नहीं ये दोनों आएंगे तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब ही होता है, चाहे वो सब्जेक्टिव पार्ट में आए चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए, किसी को भी वो इंगित करे, बट वो जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी होगा। तो पहला जो है वाक्य हमारा, माय ब्रदर रोट अ लेटर। माय ब्रदर रोट अ लेटर। मेरे भाई ने एक पत्र लिखा। तो लिखने का काम किया, लिखने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? ऑल लेटर पे पड़ा। तो ऑल लेटर पे जब प्रभाव पड़ा तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट प्रभाव पड़ा लेटर पे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ देखिए माय ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, रोट आपका जो है वर्ब है, और अ लेटर ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है? जब वर्ब का सीधे प्रभाव पड़ रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए दूसरे नंबर पे, माय ब्रदर रोट मी अ लेटर। सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ जो है मैंने बता दिया माय ब्रदर रोट मी अ लेटर। माय ब्रदर रोट मी अ लेटर, मेरे भाई ने मुझे एक पत्र लिखा।
तो लिखने का काम किया भाई ने, किस पर लिखा, लेटर पर लिखा, तो लेटर हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो लेटर जो किसके लिए लिखा, मेरे लिए लिखा, तो देर सवेर जो है कि मैं भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा हूं और मुझे कहा जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे आपको इस बात का ज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरे वाक्य में आप देखिए, तीसरा वाक्य कह रहा है माय ब्रदर रोट टू मी अ लेटर। माय ब्रदर यहां लिखा हुआ है, बट वाक्य आपका ऐसा बनेगा, लेटर टू मी, माय ब्रदर रोट अ लेटर टू मी। अब इसमें देखिए माय ब्रदर रोट, मेरे भाई ने लिखा, मेरे भाई ने लिखा तो क्या लिखा, पत्र लिखा, और पत्र लिखा तो ये पत्र जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखिए टू मी आया है, ये मेरे लिए पत्र लिखा गया है, इसलिए मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, बट मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू आया हुआ है, तो टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है, आगे देखिए अगले वाक्य में, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखा, आई सा अ स्नेक। मैंने एक सांप देखा, देखने का काम मैंने किया, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा, सीधे प्रभाव जो है स्नेक पर पड़ा, तो ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गया, स्नेक जो है आपका जो है क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिया पुष्ट राम, तो रिया पुष्ट राम, रिया ने राम को धक्का दिया, रिया ने राम को धक्का दिया, तो धक्का देने का काम तो रिया ने किया, बट प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, गिरा कौन, राम गिरा, तो राम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए रिया पुष्ट राम, राम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ जो है स्नेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ नॉन लिविंग है, यहाँ लिविंग है, क्या पंगा है। तो भाई देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लिविंग ही जो है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और नॉन लिविंग जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, जो हमारा रूल कहता है उसके तहत चलिए। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट के विषय में मैं 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। पहला जो है, ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, वह एक क्या है, किसान है। तो ये किसान क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है कि वह किसान है, तो यह किसान है, यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट के विषय में जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये जो है फार्मर एक किसान, जबकि ये नाउन है, इसलिए इसको नाउन कैटेगरी में रखा गया। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट के 3 जो होते हैं हिस्से होते, 3 रूप में कॉम्प्लीमेंट आता है, या तो नाउन बनकर आएगा, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट किस कैटेगरी का है। आगे देखिए, द फ्लावर इज रेड, द फ्लावर इज रेड, फूल लाल है, तो फूल लाल है, फूल के विषय में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि फूल लाल है। अब ये क्या है भाई, तो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, फूल की विशेषता बता रहा है, फूल की विशेषता बता रहा, तो ये हुआ एडजेक्टिव, और ये हो गया एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए द फ्लावर हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा जो है वर्ब हो गया, और यहाँ रेड ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अ देयर, यू आर देयर, यू आर देयर, तुम वहां हो, काम क्या हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ये जो है सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है कि यह जो है सब्जेक्ट वहां है, तो वहां है सब्जेक्ट, तो देयर, हियर, नाउ, देन, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो इसलिए इसको एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और इसको जो देखिए यहाँ पर देयर के कैटेगरी में रखा हुआ है, तो यू हमारा सब्जेक्ट, आर हमारे जो है वर्ब हो गए, और देयर जो है ये जो है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट के प्रेडिकेट के भाग को देखा, इसके अलावा प्रेडिकेट क्या हो सकता है, इसके अलावा प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो प्रेडिकेट जो है इंफिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब, जिरंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ देखिए पहले वाले सेंटेंस में दिया है ही डिसाइडेड टू गो, ही डिसाइडेड
टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। तो यहाँ डिसाइडेड, निश्चय तो किया, बट यहाँ देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर के सीधे इन्फिनिटिव आ गया, टू गो, तो ये जो है इन्फिनिटिव हो गया। इसके बाद देखिए ही इंजॉय स्विमिंग, वह तैराकी का आनंद लेता है, तो वह आनंद तो लेता है, लेने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्विमिंग ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, तो ये तो जीरेंट का काम कर रहा है, ये एक नाउन है, तो यहाँ जो है स्विमिंग हमारा जो है आ सकता है प्रेडिकेट। यहाँ पर देखिए आई सा हर कैरिंग अ बास्केट, मैंने उसे टोकरी ढोते हुए देखा, या फिर मैंने उसे टोकरी ले जाते हुए देखा, इस तरह का सेंस ये दे रहा है। तो यहाँ ये कैरिंग जो है ये जो है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल को जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले देखिए मैंने आपको जो समझा दिया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो जीरेंड हो सकता है, या तो इन्फिनिटिव, जबकि ये नाउन का ही काम करते हैं। तो यहाँ नाउन क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान या जगह का नाम। निराकार, निराकार क्या होता है, वो होता है जिसे हमारे पांचों इंद्रियां देख नहीं सकती, उसे हम निराकार कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ईमानदार, अब ईमानदार क्या है भाई, तो ईमानदार क्या है, ईमानदार को हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद बताया था अगर जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन में यहाँ देखिए लिखा है आई वी यू दे ही सी इट दिस दैट दिस दोज, ये जो है हमारे प्रोनाउन के कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। जीरेंड स्वयं जो है नाउन बनकर आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू इन्फिनिटिव भी नाउन बनकर आता है, टू रीड, इस तरह से जो है हम काम करते हैं। उसके बाद हमने बताया था सब्जेक्ट अगर एक भाग में होगा तो हेडवर्ब या मेन वर्ब कहलाएगा, सब्जेक्ट अगर दो भागों में बटा होगा तो क्वालिफायर हेडवर्ब कहलाएगा, सब्जेक्ट अगर तीन भागों में बटा होगा तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव और हेडवर्ब कहलाएगा, सब्जेक्ट अगर चार भागों में बटा होगा तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इस तरह से आपको मैंने इसकी जानकारी दी। कल या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इस लेसन को कंप्लीट कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देने की बात है, आप जानते हैं शिक्षा ही सफलता की कुंजी है जिससे हर ताला खोला जाता है। समझ में आ रही बात, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हर चीज को बारी बारी से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस बात को आप देखिए। बाय।